हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं एनएलपी की एक टेक्निक के बारे में। वो है एंकरिंग टेक्निक। एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पहले एनएलपी के बारे में ब्रीफ करूँगी और फिर उसमें एंकर्स का क्या रोल होता है, कितने इफ़ेक्टिव होते हैं, कैसे आप अपने लिए पॉजिटिव एंकर सेट कर सकते हैं, वो आज मैं इस वीडियो में पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगी ताकि आप इमीडिएट इफ़ेक्ट से इस टेक्निक को यूज़ कर सकें और अपने लिए कई सारे पॉजिटिव एंकर्स अपने माइंड में सेट कर चुके हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, इसलिए आपको पूरा देखना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट कर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना है कि आपका सेट किया हुआ एंकर आपके लिए काम कर रहा है क्या। चलिए अभी हम सीखना शुरू करेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और रिलैक्सेशन और आपके माइंड की एंकरिंग हो जाए। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम बात करें एनएलपी के बारे में, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरी टीम ने मुझे बताया कि एनएलपी पर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियोस बनाऊँ, तो अभी मैं पहली वीडियो बना रही हूँ ऐसे एनएलपी पे। ऐसे एनएलपी मैं अपने थेरेपीज़ में, वीडियोज़ में ऐसे बहुत यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन स्पेसिफिक टेक्निक्स आपके लिए बनाती रहूँगी। तो पहले थोड़ा एनएलपी के बारे में अभी समझ लेते हैं। एनएलपी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एन मतलब न्यूरो हो गया यानी कि कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। एल मतलब लैंग्वेज यानी कि सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस। एंड पी प्रोग्रामिंग मतलब आपके जो ऑटो रन प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जिस बेसिस पर आपके ऑटो बिहेवियर्स आते हैं, क्या आपके अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी है। तो ये एनएलपी है। अब एनएलपी एक्चुअली साइकोलॉजी और हिप्नोथेरेपी का एक कॉम्बिनेशन है। इसकी जो जितनी भी टेक्निक्स हैं, सारे मेथड्स हैं, वो साइकोलॉजी की डीप स्टडी के बाद और हिप्नोसिस की टेक्निक्स को मिक्स कर कुछ ऐसी शॉर्टकट टेक्निक्स बना दी गई हैं जिसको यूज़ कर आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा डीपली कंडीशनड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा ओसीडी में होते हैं, उनको बहुत सीवियर एंग्जाइटी होती है, उनकी बहुत डीप कंडीशनिंग हो गई होती है, उनके मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं। और अभी मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ, ट्रिगर्स और एंकर्स एक्चुअली ये बेसिकली सिनोनिम्स ही हैं। जब बहुत ज़्यादा डीप कंडीशनिंग हो गई होती है नेगेटिविटी से, तो ये जो टेक्निक्स नॉर्मल किसी प्रॉब्लम के लिए इमीडिएट इफेक्ट से काम करती हैं। एंकरिंग टेक्निक्स, चाहे वो कोलैप्स करना हो किसी एंकर को या बिल्ड करना हो किसी एंकर को, वो बहुत सीवियर केसेस में इमीडिएटली ऐसे काम नहीं करती हैं, उनको काफ़ी रिपीटेशन की ज़रूरत होती है। कुछ लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि एकदम इमीडिएट इफेक्ट से असर आ जाता है, एक्चुअली वो होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इनका रिपीटेशन बहुत अच्छे से किया जाए तो फिर ये काम करती हैं। तो अभी मैंने आपको एक ब्रीफ बताया एनएलपी के बारे में। अब क्योंकि मैं बनाती ही रहूँगी तो मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अब देखिए, जो एंकर्स की बात करें, एंकर का मतलब है कनेक्टर्स। इसी को साइकोलॉजी में कहते हैं कंडीशनिंग इफेक्ट। मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ कि पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक डॉग लिया था, उसके सामने उन्होंने मीट का टुकड़ा रखा था, उसके साथ बेल बजाई थी, तो कैसे आपस में वो कंडीशन हो गए थे, यानी कि बेल बजते ही डॉग का सलाइवेशन का रिस्पॉन्स आने लगा था। आपने वो वीडियो मेरा ज़रूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो एनएलपी में उन ट्रिगर्स को ही, उस कंडीशनिंग इफेक्ट को ही एंकरिंग कहते हैं, उसको ट्रिगर को एंकर कहते हैं। क्योंकि मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको कि साइकोलॉजी में से और हिप्नोथेरेपी में से लेकर कुछ मिक्स ऐसी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिसमें कि कुछ सिस्टमैटिक अप्रोचेस हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कुछ इमेजिनेशन प्रोसेस है, तो दोनों का वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन क्योंकि अब एनएलपी काफ़ी पॉपुलर हो गई है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बड़ा यह है एनएलपी क्या है, एनएलपी क्या है, तो मैं इसकी कुछ वीडियोज़ बना देती हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो आप समझते हैं कि एंकर्स, अभी मैं इसमें ना पॉजिटिव एंकर जो है ना सेट करना सिखाऊंगी। अब जो ऑलरेडी आपके नेगेटिव एंकर्स हैं उनसे कैसे कोलैप्स कर सकते हैं ना, स्टैकिंग ऑफ एंकर्स, जो और थोड़ा सा ज़्यादा इसका डीप वो है, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में इसके पार्ट्स में समझाऊंगी। तो आज मैं सबसे पहले पॉजिटिव एंकर से शुरू करने वाली हूँ। तो आपकी 5 सेंसेस से आप कोई भी एंकर सेट कर सकते हैं। तो एंकर्स मैंने आपको बता दिया कि ये कनेक्टर्स होते हैं, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरे से जोड़ देना। एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इनका एक कनेक्शन बिल्ड कर देना। अब कैसे कैसे हम कर सकते हैं, तो एंकर्स हम विजुअल एंकर भी हम बना सकते हैं, यानी कि
किसी चीज़ का ऐसा एसोसिएशन बनाते हैं ना कि कुछ चीज़ देखते ही आपका माइंड किसी एक ऐसी पॉजिटिव स्टेट में चला जाए जिससे कि आपको अच्छा फील हो। अब हमारे पास 5 सेंसेस है तो 5 तरीके के हम कोई भी एंकर्स बना सकते हैं। तो एसोसिएशन, अब ये एसोसिएशन कैसे काम करता है ना, किसी भी चीज़ से एसोसिएट कर ले, क्योंकि हमारा माइंड एसोसिएट ही करता रहता है। कोई भी इवेंट है उसमें जो भी पर्सन होंगे, वो जो प्लेस होगा, जो भी घटना घटी होगी, जो भी डायलॉग्स होंगे, सब हमारा ब्रेन सबका एक एसोसिएशन बनाता है, एक पूरा वेब बना लेता है। तो ये एसोसिएशन पर बेस है। तो आपका कोई विजुअल ऐसा एसोसिएशन बन जाना जिसको देखते ही आपको कोई पर्टिकुलर स्टेट ट्रिगर हो रही है। वो पर्टिकुलर स्टेट डेफिनेटली अगर आप खुद अपनी मर्जी से एंकर सेट करेंगे तो पॉजिटिव स्टेट सेट करेंगे ना, कोई नेगेटिव थोड़ा ना करेंगे। पर ये एक्चुअली अपने आप ऑटोमेटिक भी सेट हो जाते हैं, तो ये नेगेटिव भी सेट हो जाते हैं। जैसे आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, किसी पर्सन का चेहरा देखते ही आपको गुस्सा आने लग जाता है। अभी उस पर्सन ने कुछ भी नहीं कहा आपको, लेकिन उस पर्सन का चेहरा देखते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव एंकरिंग हो गई। लेकिन वहीं पर किसी पर्सन का चेहरा देखते ही अगर आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव एंकरिंग है किसी के चेहरे से। आप किसी दिन अपनी अलमारी साफ़ कर रहे थे और उसमें से कुछ ऐसा निकल आया जो 5 साल पहले 10 साल पहले आपको किसी ने दिया था या आपने कहीं से ख़रीदा था, और उसको देखते ही आपको कुछ मेमोरीज ट्रिगर हो गई। सो ये क्या है, ये एंकरिंग इफेक्ट है। यानी कि उसको देखते ही पर्टिकुलर एक जोन में चले गए आप, किसी मेमोरी स्टेट में। आप कुछ रिकॉल कर रहे हैं, उसमें विजुअल भी है, उसमें कुछ हो सकता है डायलॉग्स भी हो यानी कि ऑडिटरी एलिमेंट भी हो, या उसमें कैनेस्थेटिक यानी कि कुछ फीलिंग्स वाले एलिमेंट्स भी हो। तो कुछ भी आपको ऐसे देखते ही याद आने लग गया, तो उसको कहते हैं हम विजुअल एंकर्स। जैसे मेरे यहाँ पर है ये, अब टुडे इज़ माई डे, है ना, एक अफर्मेशन है इसमें लिखी हुई है मेरे हाथ पे। तो मैं इसको ऐसे टच नहीं करती, फील नहीं करती इसको, जस्ट ये मेरी नज़र पड़ती है दिन में कई बार अपने हाथ पर नेचुरली, तो एक मेरा कॉन्फिडेंस बना रहता है, क्योंकि इसका एसोसिएशन है। मैंने बहुत सोच समझ के लिखवाया था टुडे इज़ माई डे, क्योंकि हर दिन ही टुडे होता है, एंड टुडे इज़ माई डे, दैट गिव्स मी सो मच कॉन्फिडेंस कि ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि आज मेरा दिन है तो आज तो सब कुछ अच्छा ही होना है। और यहीं पर बराबर में एक ऐसे स्माइल बनी हुई है यहाँ पर, यानी कि ये मुझे रिमाइंड कराता है ऑटोमेटिकली स्माइल, सब अच्छा है। सो ये हो गया एंकरिंग इफेक्ट। सो अब ज़रूरी नहीं है कि सब मेरी तरह ऐसे ही करें, आपका कुछ भी हो सकता है, बट एंकर्स इफेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई इमेज, कोई कलर, कोई जेस्चर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप ने देखा भी होगा ना, ऐसे एक नेगेटिव उसके बारे में बताती हूँ, कोई उंगली आपकी तरफ ऐसे करता है ना, आप कहते हैं उंगली नीचे, उंगली क्यों दिखा रहा है, एकदम गुस्से में आ जाते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है एंकर्स ऐसे। और अब बात करते हैं ऑडिटरी एंकर्स की, जिसमें साउंड से रिलेटेड होते हैं, कोई भी वर्ड्स, कोई भी सॉन्ग, कुछ भी है। और आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा ना, कोई गाना चलते ही किसी खास पर्सन की याद आ जाती है, कुछ मूड अलग ही हो जाता है, उन सबसे हमारा एंकरिंग इफेक्ट होता है। कोई पर्टिकुलर वर्ड, यस, बहुत सारे लोग कहते हैं, एकदम से मोटिवेटेड फील करते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। और जैसे एक आपने देखा था ऑल इज़ वेल 3 इडियट्स पिक्चर में, तो वो क्या था, एक पॉजिटिव एंकर था, ऑडिटरी एंकर ना, जैसे बोलता था ऑल इज़ वेल, उसके साथ ही उसने टच भी कैनेस्थेटिक एंकर भी सेट कर लिया था। तो ऑल इज़ वेल एकदम से कॉन्फिडेंस कि हाँ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल सब। तो कुछ भी ऐसे एंकर्स आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे विजुअल में नेगेटिव थे, ऐसे ये भी है। तो ये कोई एकदम से टोन सुनकर भी, कोई पर्टिकुलर वर्ड सुनकर भी आप एकदम से ट्रिगर हो सकते हैं। तो वो सब एंकरिंग इफेक्ट की वजह से होता है। तो कुछ लोग हाईली विजुअल्स होते हैं। जैसे एनएलपी में क्या है कि आपके अंदर कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर की बात की जाती है, तो उसमें 3 मोडालिटीज़ की बात की जाती है इन 5 सेंसेस के आधार पर विजुअल, यानी कि कुछ लोगों का ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोसेस करता है। कुछ लोग हाईली ऑडिटरी होते हैं, यानी कि जो लोग वर्ड से रिलेटेड डिस्कशन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन वो करते हैं, उनको इमेजेस ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट इतना रेलिवेंस नहीं होता जितना कि ऑडियो का होता है, वर्ड्स का होता है ऐसे। और कुछ लोग हाईली कैनेस्थेटिक होते हैं। कैनेस्थेटिक में आपकी गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, यानी कि उसमें टेस्ट, आपका टच, स्मेल मिलाकर कैनेस्थेटिक एक से मोडालिटी बन जाती है। फिर इनकी भी फर्दर सब मोडालिटीज़ होती हैं, यानी कि डिटेलिंग होती है। सो अब वो मैं आपको बनाती ही रहूँगी, तो मैं आपको सब मोडालिटीज़ वगैरह सब मैं बनाती रहूँगी। अभी आपको जितना समझना है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो
ऑडिटरी एंकर हो या विजुअल हो, सबकी हमारी एक प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग ऐसे बहुत ज़्यादा फीलिंग ड्रिवन लोग होते हैं, तो वो लोग काइनेस्थेटिक एंकर अपने अंदर सेट करना प्रेफर करते हैं। जैसे मेरे एक क्लाइंट है, तो वो हमेशा जब भी उनको एंकर के लिए, तो वो हमेशा काइनेस्थेटिक एंकर चूज़ करेंगे। तो कोई भी इंसान है, वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे उसका ब्रेन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करता है, वो उस तरीके का एंकर चूज़ कर सकता है। तो ऑडिटरी एंकर, फिर आ जाते हैं आपके काइनेस्थेटिक एंकर, जिसमें कि टच, कोई भी फिजिकल सेंसेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने एंकर सेट कर लिया कि जब भी मैं अपना थंब और अपने इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करूँ, तो एकदम से मुझे कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, या हैप्पीनेस को आपने ट्रिगर कर दिया, सेटिस्फैक्शन को, कामनेस को, कुछ भी आपने जो भी स्टेट आपको कंडीशन करनी है, आपने ये कर लिया। या कुछ लोग इस तरीके से यहाँ पे चेस्ट पे रखते हैं कि अच्छा एकदम रिलैक्सेशन फील हो रहा है, कुछ भी ऐसे आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कई बार अनजाने में हमारी बहुत नेगेटिव एंकरिंग हो जाती है। जैसे कुछ हादसा हो जाता है घर में, कोई डेथ हो जाती है, तो लोग अक्सर आते हैं और अक्सर आके ऐसे बोलते हैं, अरे कंधे पे हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, ऐसे मत रो, ऐसे करके नेगेटिव कुछ बातें होती हैं। उस टाइम पर आप वैसे भी इमोशंस की पीक स्टेट में होते हो, तो इस टच से भी ना आपकी नेगेटिव एंकरिंग हो जाती है। तो जैसे ही कोई ऐसे कंधे पे हाथ रखता है, एकदम से अजीब सा लो सा फील होने लग जाता है। तो कई बार ऑटोमेटिकली एंकरिंग बहुत इमोशंस के पीक पर हो जाती है, किसी भी ऐसे टच से हो जाती है, किसी वर्ड से, किसी भी कुछ इमेज से हो जाती है, किसी कलर से हो जाती है, कुछ भी हो जाती है। तो जैसे ओसीडी वाले हैं, उनकी भी तो एंकरिंग ऐसी होती है कि इमोशंस के हाई पीक पर होते हैं और ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को एक्सपोज कर गए तो वो चीज़ सीधा हो गया। कोई फियर फोबिया जो है आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है, तो ये सब ऐसा हो जाता है। तो ये सब एंकरिंग इफेक्ट होता है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी एंकरिंग इफेक्ट है, वो आता ही आता है। इसी तरीके से ऑल्फैक्टरी आपके स्मेल से रिलेटेड होते हैं। कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस आपने महसूस किया होगा ना, कि जैसे कोई कभी ऐसे पर्सन हमारे सामने से निकल जाता है और उसने कुछ ऐसे फ्रेगनेंस लगाई होती है, तो एकदम से याद आता है कि अरे यार, ये तो वो भी लगाता था या हम भी लगाते थे, कुछ भी ऐसे याद आ सकता है किसी भी उस चीज़ से ना पर्टिकुलर। आप देखिए कि कहीं पर आप जैसे रीट्रीट सेंटर वगैरह में कहीं जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी फ्रेगनेंस स्मेल होती है कि उससे एकदम से आपका दिमाग कंडीशन होता है, उस पर्टिकुलर स्मेल से एकदम आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही कोई गंदी सी स्मेल आती है, तो उससे भी आप एकदम से ऐसे एंकर इफेक्ट आता है, ट्रिगर हो जाते हैं कि आपको अजीब सा लगने लगता है, मूड सड़ जाता है आपका। तो ये सब क्या है, एंकरिंग इफेक्ट है। इसी तरीके से होते हैं गस्टेटरी वाले, जो कि टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, कि आपने कुछ पर्टिकुलर ऐसे खाया है ना, और आपको एकदम से कुछ याद आ गया। जैसे एक बार वो जब मैं छोटी थी, तो वो एक कचरी आती थी, जिसको हम ऐसे फिंगर्स में पूरा लगाकर ऐसे खाते थे ऐसे, और ऐसे खेलते थे कि देखो मेरी फिंगर्स कितनी बड़ी हो गई है, ऐसे ऐसे खाते थे। तो मैं बहुत सालों के बाद ना अपने नानी के यहाँ पर गई, तो अभी भी विलेज बैकग्राउंड के जो ऐसे वो एरियाज़ हैं, उनमें अभी भी ना वो उस टाइप की कचरीज मिलती हैं। तो वो देखा मैंने, सबसे पहले मेरी आंखों ने देखा, तो मुझे एकदम से याद आया कि हम जब यहाँ आते थे छोटे थे, तो पूरा पूरा पैकेट खरीद के ऐसे फिंगर्स में लगा लगा के ऐसे खाते थे। और फिर मेरा एकदम से मन हुआ, ऐसे पहले मेरे को विजुअल इन्फॉर्मेशन ट्रिगर करी, फिर मेरा एकदम से मन हुआ कि मैं उसको लूँ। मैंने उसको लिया, फिर मैंने वो इसी फिंगर्स में पहनकर उसको इस तरीके से खाया, तो वो टेस्ट एकदम ट्रिगर हो गया। फिर पूरी की पूरी बचपन की यादें ऐसे दिमाग में घूम गई पूरी तरह से। आते थे हम कैसे नानी से, नाना से पैसे लेते थे और वो सब बदमाशियाँ करते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, और एकदम इमोशनल हो गई। तो ये सब क्या हुआ, ये एंकरिंग इफेक्ट की वजह से हुआ। तो कोई भी आप पांचों सेंसेस के एंकर ऐसे सेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव एंकरिंग के लिए क्या करना होता है। देखिए, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप इमोशंस के पीक पर होते हैं, तब आपको वो एंकर सेट करना होता है। तो इमोशंस को पीक पर कैसे लेके जाते हैं, मैं भी आपको समझाऊंगी। तो इमोशंस के पीक पर एकदम से एंकर सेट हो जाता है। अगर आप उतना इंटेंसिटी से इमोशंस को फील नहीं कर रहे हैं, तो एंकरिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आता है। और है रिपीटेशन। रिपीटेशन से ना वो उसको स्ट्रेंथ मिल जाती है। कोई भी चीज़ जब आप बार बार रिपीट करेंगे, तो रिपीटेशन से, तो वो मैंने आपको बताया था ना अभी कि डॉक्टर जो पैवलोव वाला वो था एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या किया था, कुछ दिनों तक रिपीटेडली डॉग को मीट दिया था और फिर उसके साथ घंटी को एसोसिएट किया था। तो उन्होंने बार बार घंटी बजाकर मीट, घंटी मीट, घंटी मीट, घंटी मीट, रिपीटेशन से किया था। तो रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना रिपीटेशन होगा, एंकर उतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसी तरीके से यूनिकनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ एंकर्स ना हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। जैसे हंसते हंसते ऐसे हम हाथ रख लेते हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे होते हैं हमारे ना, कुछ भी ऐसे होते हैं जैसे कुछ ऐसे मुट्ठी बंद कर लेना, कुछ कॉमन हमारे होते ही हैं ऐसे।
तो हमें कुछ भी ऐसे बहुत कॉमन वर्ड है जैसे हैप्पीनेस या कुछ भी ऐसे, या कोई भी बहुत ऐसा फ्रीक्वेंट जिसको आप देखते रहते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा आपको कॉमन नहीं सेट करना चाहिए जो वैसे भी इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहता है। तो कई बार आपका एंकर बिन ज़रूरत के भी ऐसे ही ना, मतलब अपने आप ही ट्रिगर होने लग जाता है। तो एंकर में जितनी यूनिकनेस होगी उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो यूनिकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एंकर सेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर हम बॉडी पे सेट कर रहे हैं तो हम यूनिक लोकेशंस को चूज़ करें। और अगर हम इमेजेस भी सेट कर रहे हैं, कोई वर्ड भी सेट कर रहे हैं, कुछ भी, कोई स्मेल, टेस्ट, कुछ भी ऐसे सेट कर रहे हैं, तो वो यूनिक होने चाहिए, अलग होने चाहिए, ताकि बस वो उस पर्टिकुलर स्टेट की, उस पर्टिकुलर चीज़ की जो आपको चाहिए ना, उसकी कंडीशनिंग हो उसके साथ। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ लेते हैं कि कैसे करना है, कि क्या स्टेप्स होते हैं उसके लिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिज़ायर्ड स्टेट्स। जो भी आप स्टेट चाहते हैं, जो भी आप इमोशंस चाहते हैं, जिसको आप एंकर करना चाहते हैं, उसको चूज़ कर लें। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, हैप्पीनेस भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए फॉर एग्जांपल। अब आपने एक स्टेट चूज़ कर लिया है। अच्छा, अब कितनी स्टेट्स चूज़ कर सकते हैं आप? एक चूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप 2 से 3 भी चूज़ कर सकते हैं। तो आपने जैसे कॉन्फिडेंस चूज़ कर लिया, मान लीजिए आपने हैप्पीनेस चूज़ कर ली, ऐसे तो आपने 1-2 स्टेट चूज़ कर लिए। अब आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी है, मल्टीपल स्टेट्स भी नहीं चूज़ करनी है, मैक्सिमम 3 स्टेट्स चूज़ कर सकते हैं। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप 1 या 2 ही मैक्सिमम करें, मतलब 3 भी थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। सो 1 अगर आप कर सकते हैं अच्छा है, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप कर लीजिए। तो ये आपका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस, मान लीजिए आपने स्टेट पहले चूज़ कर ली कि भाई मुझे कॉन्फिडेंस फील करना है अपने अंदर और मुझे हैप्पीनेस फील करनी है, ठीक है। अब आप चूज़ द स्टिमुलस, आपको डिसाइड करना है कि आप फिजिकल एंगर चूज़ करेंगे, आप ना मतलब टच वाला करेंगे, आप देखने वाला करेंगे, सुनने वाला करेंगे, स्मेल, टेस्ट, क्या करेंगे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, कैसे आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होता है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। सबको अपना अपना पता होता है आराम से, अच्छे से। तो वो जिसमें भी कंफर्ट होता है वो वाला चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि चूज़ करते वक्त आपको यूनिकनेस का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं दोबारा बता देती हूँ, आपको यूनिकनेस ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इंटेंसिफाई द स्टेट, यानी कि फुली एक्सपीरियंस द डिज़ायर्ड स्टेट। उसको जितना स्ट्रांग हो सकता है उतना अच्छा है। अब एक सिनेरियो ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी वजह से अपना कॉन्फिडेंस आज फील नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप में कभी कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं या किसी भी चीज़ के लिए होगा ही नहीं। हमारा दिमाग क्या करता है, ऐसे डिलीट कर देता है। हमारा दिमाग में फ़िल्टर्स लगते हैं ना, डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन, ये फ़िल्टर्स लगते हैं। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे इवेंट्स हमारी लाइफ में हो जाते हैं जिसकी वजह से हम जो ऐसे पॉजिटिव इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, वो तो हम देख नहीं रहे हैं, उनको तो रिकॉल नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर हमने कॉन्फिडेंस खोया, कुछ बैड एक्सपीरियंस आया, बस उस पर ही हम फोकस कर रहे हैं। तो हमारे अंदर ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ होता है। अगर कोई पर्सन ये बोलता भी ना कि ये कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पर वो कॉन्फिडेंट होगा, लेकिन वो उसको कंसीडर नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि उससे हमने आपको मान लिया आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। और जब ये मान लिया कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो दिमाग फिल्टर कर देगा उन सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आपका फिल्टर काम करेगा। तो वहाँ पर डिलीशन हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, जनरलाइजेशन। ये ऑलरेडी आप मेरी कई सारी वीडियोस में सुन चुके हैं। तो यहाँ पर डिलीट कर देता है माइंड, डिस्टॉर्ट कर देता है और जनरलाइज कर देता है। तो माइंड इस तरीके से करता है। तो अब हम कहते हैं, अगर आपके पास जो आपको डिजायर्ड स्टेट चाहिए उससे रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो आप उसको रिकॉल करें अपनी ही लाइफ से। उस स्ट्रेंथ को, उस मोटिवेशन को, अपने अंदर के उस पॉजिटिव सारे एक्सपीरियंसेस को रिकॉल करें। तो यहाँ पर क्या होता है, या तो भाई आपके पास एक्सपीरियंस है प्रीवियस कोई, तो उसे रिकॉल करें। किसी वजह से आप अभी अपना वो खो चुके हैं प्रेजेंट में, बट कोई बात नहीं, आपके पास पहले था तो आप उसे रिकॉल करें। कोई कह रहे हैं नहीं जी, मैंने तो कभी फील ही नहीं किया अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को, मेरे को तो याद ही नहीं है। तो हम बोलते हैं एज इफ का मतलब होता है मानो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। तो फिर
कैसे फील करोगे, तुम्हारी बॉडी को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या कॉन्फिडेंट फील करते हुए तुम्हारे कंधे चौड़े होंगे, सीना बाहर का होगा, तुम्हारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होगी, आवाज़ में कितना दम होगा, क्या होगा एज इफ। तुम कहते हैं रिकॉल नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, एज इफ टेक्निक लगा लो कि मान लो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो फिर तुम कैसा फील करोगे, कैसे दिखोगे, कैसे तुम्हारी आवाज़ में बदलाव होगा, किस तरीके के तुम्हारे डायलॉग होंगे, सब कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं उसको कि मान लो ऐसा। वो बोलते हैं कि माना भी नहीं जा रहा, फिर बोलते हैं अच्छा कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप एडमायर करते हो, कॉन्फिडेंट है, कोई तो होगा भाई, तुम्हें कॉन्फिडेंस की पहचान करने के लिए कुछ तो तुम्हारे दिमाग में होगा। बोलते हैं हाँ कोई है ऐसे पर्सन, ये है मिस्टर एक्स वाई, कोई भी ऐसे बताते हैं, तो बोलते हैं मॉडलिंग कर लो। फिर उनकी मॉडलिंग का मतलब होता है उनको कॉपी कर लो, नकल कर लो। तो हम बोलते हैं आप उनको मॉडल कर लो, फिर ठीक है, उनकी नकल करो आप, ये हम बोल देते हैं ऐसे। तो ये किसी भी तरीके से ऐसा हो सकता है। तो आपने क्या किया, आपने या तो अपने ही एक्सपीरियंस को रिकॉल किया, या आपने ऐसा मान लिया कि अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा मेरे सोचने में परिवर्तन है, कैसे मेरे डायलॉग्स हैं, कैसे मेरी टोन वगैरह सब बदल रही है, और कैसे मेरे को फीलिंग सब चेंज हो रही है, इस तरीके से। तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम सेंसेस को इन्वॉल्व करके आप उस सिनेरियो को अपने दिमाग में क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और रियलिटी को एक ही मानता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है। अब वही आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो वो आपकी बॉडी को वही सिग्नल देने लगता है। तो आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों ऐसा फील करने लगते हैं जैसे ये अभी आपकी रियलिटी है, और वो आपकी रियलिटी बनती है। तो आपको इमोशंस भी फील होते हैं क्योंकि बॉडी भी वो सारे केमिकल्स को सिक्रीट कर रही होती है, तो वो आपके अंदर वो फीलिंग भी आ रही होती है। क्योंकि हम क्या हैं, चलते फिरते केमिकल की लेबोरेटरी है। तो हमारे अंदर जैसे ही ब्रेन से सिग्नल आता है तो बॉडी इस पर रिस्पॉन्ड करती है, बॉडी फिर फीडबैक देती है ब्रेन को। तो वो एक टीम वर्क की वजह से हम एक्चुअली वैसा फील करने लग जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आपने या तो क्या किया, रिकॉल किया, या एज इफ माना, या फिर आपने मॉडलिंग करी, किसी भी तरीके से आपने क्या किया, यहाँ पर डिजायर्ड स्टेट्स को ऐसे इंटेंसिफाई किया जितना स्ट्रांगली आप फील कर सकते हैं। तो हम कहते हैं अपने दिमाग में जब आप ये सब चीज़ें, चाहे तीनों में से कुछ भी कर रहे हो, तो बिल्कुल कलरफुल विजुअल्स बनाओ, पूरा क्लियर एकदम से। उसमें जो ऑडियो है वो भी बिल्कुल क्लियर, एकदम दमदार, कॉन्फिडेंट टोन में सारे पॉजिटिव डायलॉग्स को सुनो अपने कानों में, और उसे फील करो, उस कॉन्फिडेंस को अपने अंदर, हैप्पीनेस या जो भी है आपकी स्टेट्स को, उसको बिल्कुल ऐसे फील करो, ऐसे जैसे आप क्रिएटर हो और आप अपने माइंड में वो मेंटल मूवी को बना रहे हो, और आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएटर हो और आप उसको बेस्ट बना सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अभी NLP को ये सब कैसे करेंगे आप, डेफिनेटली आप आराम से एक कंफर्टेबल प्लेस पर बैठ जाएंगे और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में करेंगे। ये एक इमेजिनेशन प्रोसेस है, आंखें बंद करके, तो चल लंबी गहरी सांस लेकर रिलैक्स होकर आप करेंगे इसको, आंखें बंद कर, सब ऐसे अपनी कॉन्शियस विलिंगनेस से, कॉन्शियस कंसेंट से आप ये सब चीज़ें दिमाग में कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने कॉन्शियस माइंड की परमिशन ले ली तो वो टांगने अड़ाएगा, ये तो झूठ है, तू तो कॉन्फिडेंट नहीं है, ऐसे कैसे। तो ये एक तरीके से, जैसे मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया भी है ना, इमेजिनेशन टेक्निक, तो ये वही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि NLP मेरी इतनी प्रैक्टिस में है कि मैं उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है, ये हिप्नोथेरेपी का ही पार्ट है। तो हिप्नोथेरेपी में भी हम एंकरिंग को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और अगर NLP के साथ हिप्नोथेरेपी को मिक्स कर दिया जाता है तो NLP की अपनी जो स्ट्रेंथ है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि एक ट्रांस स्टेट में ये सारी टेक्निक्स और इफेक्टिव हो जाती हैं। तो आप इमेजिनेशन प्रोसेस में वो सब विजुअल्स भी क्रिएट कर रहे हैं, ऑडियो भी क्रिएट कर रहे हैं, और फीलिंग्स भी क्रिएट कर रहे हैं, तो इंटेंसिफाई कर रहे हैं। अब इंटेंसिफाई हो गया तो देन अप्लाई द एंकर। आपने पहले ही चूज़ किया हुआ है कि आपको क्या करना है, कोई टच का है, कोई टेस्ट का है ना, कोई स्मेल है, कोई देखने वाला है, इमेज, कलर, कुछ भी, या फिर कोई ऑडिटरी एंकर है, तो आपने वो कर दिया। तो आप बिल्कुल अप्लाई करेंगे, बिल्कुल पीक पर जब आप पहुँच रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, तब आप उसे अप्लाई करेंगे। और वो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आप पीक पर होंगे उस इमोशंस की, और तब आप उसको एंकर को अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर वो क्या होगा, उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी, यानी कि वो एंकर सेट हो जाएगा। अब उसे रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, रीइंफोर्समेंट, क्योंकि उससे जितना ज़्यादा आप वो रिपीट करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब वो कनेक्ट तो हो गया, लेकिन उसको पूरा स्ट्रॉन्ग भी करना है, तो उसको 3-4 बार कम से कम उसी सेम स्टेट को पीक पर लेकर जाना है, एंकर को करना है, फिर पूरा वही पीक पर फील करना है, फिर उसको करना है। इससे क्या होगा, रिपीटेशन से वो स्ट्रांग हो जाएगा। ये रिपीटेशन जब टेक्निक करें उस टाइम भी होता है, और इसके बाद भी हम कहते हैं कि एक बार पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद भी आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लो, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है।
और फिर टेस्ट करना होता है अपना एंकर, यानी कि आप अलग अलग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको टेस्ट करना होता है कि जैसे आपने कॉन्फिडेंस के लिए सेट किया, से फॉर एग्जांपल ऐसे मान लेते हैं कि आपने ये सेट किया कि अपना अपने थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसे टच करके पूरा इंटेंसिफाई उसमें आपने टच किया। अभी आपका एंकर सेट हो गया, आपने सारा प्रोसेस कर लिया अच्छे से। अभी आपको क्या है कि आपका कोई इंटरव्यू था, आपको जाना है, तो आप ऐसे इमेजिन करें कि आप अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और अपना एंकर टेस्ट करें कि आपके लिए कुछ काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये किसी भी स्टेट में आपको कॉन्फिडेंस को चेक करना है, एकदम कॉन्फिडेंट फील करना है, तो बार बार उसको टच करके ट्राई करें, ऐसे चेक करें, टेस्ट करें। तो आपने अगर ठीक तरीके से इस टेक्निक को अप्लाई किया है तो ये आपका एंकर सेट हो जाता है और आपके लिए इफेक्टिवली काम करता है। लेकिन अगर आपने उसको अच्छी तरीके से यूज़ नहीं किया है तो उस केसेस में आपके लिए उतना इफेक्टिव ये काम नहीं करता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब हम लोग कराते हैं इसको तो ये काम करने लग जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से करेंगे तो घर बैठे हुए भी आप अच्छा सेट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों में आप इस तरीके से करें। मैं आपको एक दूसरी वीडियो में जो नेगेटिव एंकर्स हैं उसको कैसे कोलैप्स करते हैं, ख़त्म करते हैं, वो भी सब सिखाऊंगी। अब मैंने बनानी शुरू कर दी आपके लिए वीडियोस, तो मैं बनाती रहूँगी। तो समझ गए इस तरीके से कि आपको ये करना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छी तरीके से इस टेक्निक को इस्तेमाल कीजिएगा। आप जैसे भी आपके एक्सपीरियंसेस हो, आप एंकर अच्छे से सेट हुआ, आपके लिए काम कर रहा है, वो सब एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।